हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति या विद्रोह कह सकते हैं। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं द कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट। क्या कॉज हैं, इसके कारण क्या हैं, जिसमें हम लोग सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और यहाँ पर अनेक प्रकार के कारकों को हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं हूँ स्वतंत्र कुमार। क्लास 8 हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 5 का पहला वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 5 का। तो आइए शुरू करते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 की क्रांति को द ग्रेट रिवोल्ट भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इस विद्रोह में लगभग समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था, चाहे वो राजा, नवाब, क्वीन, जमींदार, कृषक, सिपाही, जनजाति जो ट्राइबल थी, इन सभी ने इस रिवोल्ट में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके कारण यह विद्रोह काफ़ी व्यापक हो गया था। तो इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। कारण यही है कि इस बड़े विद्रोह में समाज के लगभग सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसके कॉज के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह जो हुआ, इसके कारण कौन कौन से हैं, कॉजेज़ कौन कौन से हैं, जिसके कारण ये विद्रोह इतना व्यापक रूप धारण किया, जिसने पूरे अंग्रेजी सरकार को झकझोर के रख दिया। तो इसके रीजंस, कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़ सामाजिक, रिलीजियस कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ और मिलिट्री कॉजेज़। और अंत में हम देखेंगे जो तत्कालीन कारण है, ठीक है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण इस विद्रोह का आगाज हुआ। तो आइए इस कारण को हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस कॉज, सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें पहला है लॉ दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपुल। भारतीयों के धर्म एवं जो कस्टम हैं, जो रीति रिवाज हैं, इसमें अंग्रेजी कानून ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। इसमें हम बात करेंगे कि अनेक प्रकार से रीति रिवाजों को हस्तक्षेप किया गया। जैसे जो पैतृक ज़मीन जायदाद था, उसमें हिंदुओं को उनके पैतृक संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता था। ऐसा अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा लॉ था कि जो भारत में हिंदू हैं वो धर्म परिवर्तन करते हैं और ईसाई बन जाते हैं, तो उनको उनके पैतृक संपत्ति का हक मिलेगा। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण आघात पहुंचाने की कोशिश की गई अंग्रेजी लॉ के द्वारा। सेकंड है रिएक्शन अबाउट रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिश। जो अंग्रेजी द्वारा किए गए सुधार थे, धर्म सुधार, इसमें भी अंग्रेज़ों के प्रति लोगों का आक्रोश था। जैसे भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन था उस समय, ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इसको 1828 में राजा राम मोहन के सहयोग से समाप्त किया। उसके प्रति भी लोगों में आक्रोश था, लोगों का यह डर था, उनको यह महसूस हो रहा था कि भारतीयों का जो रिलीजियस है उसमें अंग्रेजी गवर्नमेंट जो है वो हस्तक्षेप कर रही है, उनका पारंपरिक जीवन को नष्ट कर रही है। इंडिग्निटीज हॉटेड एट इंडियंस, भारतीयों का अपमान। भारतीयों को कई प्रकार से दुर्भाव किया जाता था, जिसमें हम बात करते हैं रेल के प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे थे वो सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा सफ़र किए जा सकते थे। साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी थी उनमें पदोन्नति दिया था वो नहीं होता था एक सीमा तक। साथ ही साथ जो सूबेदार का पद है उसके ऊपर अंग्रेज़ों को ही पद मिलता था, भारतीयों को पद नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों में भी इस तरह का अपमान महसूस किया जा रहा था, जिससे लोगों में आक्रोश था। नेक्स्ट है फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जेंस। लोगों में यह फियर था, डर था कि उनके धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ नीतियाँ थी जिस गवर्नमेंट के द्वारा जो हिंदू और मुसलमान दोनों को यह डर पैदा कर रही थी कि लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारकों, उस समय ईसाई धर्म का काफ़ी
प्रचार प्रसार हो रहा था अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे लोग ईसाई धर्म को अपनाएं और भारतीय जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसको छोड़कर ईसाई धर्म में प्रवेश करें। तो इससे भी लोगों में द्वेष था। और लास्ट है एप्रीहेंशन अबाउट इंग्लिश एजुकेशन। जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई अंग्रेजी शिक्षा थी, इसके प्रति लोगों में संदेह था। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा की स्थापना की गई थी, जिससे यह लोगों में डर था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार भारतीयों को ईसाई के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये मेन सोशल एंड रिलीजियस कॉज थे, जहाँ पर लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से 1857 क्रांति में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में फर्स्ट है रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। भारत के जो व्यापार और हस्तशिल्प थे, हैंडीक्राफ्ट थे, इसका पतन किया गया इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजी नीतियों के द्वारा। अंग्रेजी शासकों ने जानबूझकर भारतीय कलाओं और शिल्पों का नाश किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत पुराने दौर में भारत में अनेक प्रकार से कलाएं थी, शिल्प थे, या अनेक प्रकार के क्षेत्रीय हमारे यहाँ हस्तशिल्पकार थे जिनकी कलाएं काफ़ी फेमस थी। उनको नाश करने का अंग्रेजी गवर्नमेंट ने भरपूर प्रयास किया। नेक्स्ट, एम्पावराइजमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो कृषकों की निर्धनता थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बंगाल में हम देखें तो अस्थाई बंदोबस्त के बाद, परमानेंट सेटलमेंट के बाद, ज़मींदारों को उनकी ज़मीन जायदाद की पूरी तरह से मालिक बना दिया गया। जो किसान थे, जो कृषक थे, उनके ज़मीन जो थे वो छीन लिए गए। कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से अपना टैक्स जो था, कर था, चुका पाने के कारण उनको ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। लगान का भुगतान जो है वो समय से नहीं करने के कारण जो महाजन थे वो लगातार शोषण कर रहे थे किसानों का, जिससे लोगों में ये द्वेष था कि ज़मींदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कृषकों की निर्धनता लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 की क्रांति का। सेकंड है इंडियन रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। भारत का अंग्रेजों का कृषि का उपनिवेश बन जाना। भारत में जो कृषि है वो अंग्रेजों के उपनिवेश बन गई। जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में जो महत्वपूर्ण फसल हैं उनको न उगाकर जो आर्थिक रूप से निर्यात करने वाले फसल थे, जैसे जूट, अफीम, नील, इनकी खेती पर पुरजोर अधिकार दिया गया। साथ ही साथ निर्यात व्यापार का प्रबंध ब्रिटिश कंपनियां करती थी, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट भारत में फसल होते थे, जैसे जूट, अफीम, नील, इनके निर्यात कर काफ़ी कम थे, जबकि भारतीयों के द्वारा उगाए जाने वाले जो खाद्यान्न फसल थे, जिससे आर्थिक लाभ में वृद्धि न हो सके। साथ ही साथ जो भारतीय व्यापारी थे, जो भारतीय कृषक थे, उनको शोषित किया जाता है। इस दृष्टि से भारत में अफीम, नील और अनेक प्रकार के व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया। तो इसके प्रति भी लोगों में द्वेष था। नेक्स्ट है इनह्यूमन ट्रीटमेंट अबाउट द इंडिगो कल्टिवेटर्स। जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि भारत में नील विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या था कि यहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। उनके मालिकों, जो मालिक थे, बगान मालिक, उन पर अत्याचार किया जाता था कि वो नील की खेती करने पर मजबूर हो जाएं। 3 कठिया पद्धति आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से नील की खेती करने पर लोगों को बाध्य किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके कारण लोगों में द्वेष था, विद्रोह करने की भावना थी। और अंतिम और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारतीय जो धन था उसकी निकासी, भारतीय संपदा की निकासी। अंग्रेजों द्वारा भारत की जो संपदा थी वो कई तरीक़ों से, कई माध्यम से यहाँ से इंग्लैंड भेजी जा रही थी, चाहे वो ऑफिसर्स हो उनके पेमेंट के रूप में, जो सिपाही हैं उनके पेमेंट्स के रूप में। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ों को गिफ्ट मिलता था, वो भी यहाँ से इंग्लैंड भारतीय संपदा की निकासी के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरह से भारतीयों में कई कारण थे, आर्थिक कारण द्वेष को बढ़ा रहे थे।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारक। यहाँ पर देखेंगे तो कई राजनीतिक कारक थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष को जन्म दिया, जैसे इरोजन ऑफ नवाब्स पावर, नवाबों की शक्ति में कमी कर दी गई अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के द्वारा। हम इसमें देखेंगे तो कई तरह के, जैसे कि राजा और नवाब थे, उनकी शक्ति को सीमित किया गया, उनके जो सैन्य बल हैं उनको समाप्त कर दिया गया, साथ ही साथ उनके क्षेत्र में, उनके दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया गया जिससे नवाबों को कंट्रोल किया जा सके। तो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से यहाँ पर नवाब और राजाओं को कंट्रोल करने, उनकी शक्ति को कम करने, उनके पावर को ह्रास करने की भरपूर कोशिश की गई, जिससे राजाओं में भी ये द्वेष की भावना थी। साथ ही सेकंड है डिस्कॉर्टेसी टू द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल बादशाह के प्रति भी अशिष्टता का भाव था। अंग्रेज़ी गवर्नमेंट 1849 में 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा की कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उत्तराधिकारी जो भी होंगे वो लाल किला पे नहीं रहेंगे, लाल किले को उनको छोड़ना होगा, उन्हें एक साधारण निवास पे रहना होगा, सिंपल जो घर है उनमें उनको निवास करना होगा, यानी कि आज के बाद मुग़ल बादशाहत ख़त्म कर दी जाएगी। और थर्ड है ट्रीटमेंट मेटेड आउट द नाना साहब, नाना साहब के प्रति व्यवहार। अंग्रेज़ी सरकार नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया, ठीक है, वो पेंशन देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भी हिंदुओं में आक्रोश था। नेक्स्ट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकत का सिद्धांत या हड़प की नीति भी इसे कहा जाता है। इस नीति के अनुसार यह नीति लाया गया था 1848 में जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इस सिद्धांत के अनुसार संतानहीन देशी राजाओं को कंपनी की अनुमति के बिना उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिससे अनेक उस समय के जो राज्य थे, प्रांत थे, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, इनको इंग्लैंड की सरकार ने अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। जहाँ से सबसे पहले प्रभावित होने वाला राज्य था सतारा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सतारा को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिकार में लिया गया था इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। और अंतिम है एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी के कुप्रशासन के बहाने अवध को भी यहाँ पर अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया, जिससे लोगों में द्वेष था और जो अवध के सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए थे। और नेक्स्ट है मिलिट्री कॉज, सैनिक कारण। सैनिक कारण में 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है लो सैलरी एंड लिमिटेड प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रमोशंस, जो भारतीय सैनिक थे उनको लो सैलरी, कम वेतन दिया जाता था, साथ ही साथ उनके जो प्रमोशन था वो भी लिमिटेड था। जैसे कि भारतीयों के लिए, भारतीय जो सैनिक थे उनको सूबेदार जो पद था, सूबेदार या फिर इसको रिसालदार कहा जाता है, सूबेदार के पद से ऊपर के पद को नहीं दिया जाता था। सूबेदार के पद के ऊपर जो भी पद थे वो अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित थे, तो इसके कारण भी भारतीयों में काफ़ी द्वेष था। इसके अलावा सेकंड है ग्लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सोल्जर, जो बेरोजगार सिपाही थे उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। और नेक्स्ट है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत उन दिनों समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध था। हिंदू धर्म के या मुसलमान धर्म के जो लोग थे उनको समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध था। ऐसे व्यक्ति को धर्म एवं जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इसलिए जब 1824 में सिपाहियों से यह कहा गया कि उन्हें कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री पार बर्मा जाना है, ठीक है, जिसमें सिपाहियों ने जाने से मना कर दिया और इसलिए उन्हें सख्त दंड दिया गया। तो इस दंड के कारण भी उनको काफ़ी यातनाएं झेली गई, उनको समाज से बहिष्कृत किया गया और इस कारण भी बहुत सारे सैनिक जो थे वो अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ थे। और एट लास्ट है जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ
अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो कार्ट्रिज थी उसके अंदर ग्रीस के रूप में काऊ और पिग्स के फैट का प्रयोग होता था। यानी कि जो कारतूस थी एनफील्ड राइफल की, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, जबकि मुसलमानों के लिए सूअर गंदा माना जाता है। तो इसके कारण भी यह एक कह सकते हैं कि पूरा समाचार जंगल की तरफ फैल गया पूरे भारत में, और यह एक तरह से माना जाने लगा कि अंग्रेजी सरकार जानबूझकर भारतीयों का धर्म भ्रष्ट कर रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बना उस समय का 1857 विद्रोह की चिंगारी के रूप में काम किया, और भारत में 1857 को विद्रोह का आगाज़ हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिसमें हमने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक और तत्कालिक कार्यक्रमों हमने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही।